ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे 2025 के सेशन की पहली क्लास है इकोनोमेट्रिक्स की। सो लिख देते हैं इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है। बेसिक इकोनोमेट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी पेपर्स मुझसे पढ़े हैं या कुछ बच्चे जो मुझसे नहीं पढ़े या यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं, कोई भी हो, पढ़ाने का पहले का जो पैटर्न है और इस वाले पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मैथ्स पढ़ते थे, स्टैट्स पढ़ते थे, टॉपिक पढ़ाए जाते थे, क्वेश्चंस करते थे, काम खत्म। इसमें ऐसा नहीं है। दिस इज अ टोटल डिफरेंट पेपर एंड among all the papers of economics honor, this is one of the important paper, especially from your career point of view. This is a job oriented paper. ओके। जितनी भी नौकरी तुम इको ऑनर्स के बाद, एमए इको के बाद करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पेपर के नॉलेज के बेसिस पे करोगे। माइक्रो मैक्रो के डायग्राम नहीं बनाओगे वहां पे, हैं? पीएमजी सर सुन रहे हैं तो सुन लें। ठीक है। सो माइक्रो मैक्रो का डायग्राम नहीं बनाओगे। थोड़ा सा फॉरकास्टिंग, प्रिडिक्शन, इस सब, इस मतलब इस तरीके का जॉब प्रोफाइल तुम लोगों का होता है, रिसर्च। सो वहां पे इकोनोमेट्रिक्स की इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्लस अगर माइक्रो मैक्रो के बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं है, मैथ्स के बेसिक्स क्लियर नहीं है, इवन स्टैटिस्टिक्स क्लियर नहीं है, तो ये पेपर नहीं हो पाएगा। तो दिस इज अ कॉम्बो ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। इट्स अ मिक्स ऑफ थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल। ठीक है। दोनों टाइप का पेपर है। मेरा सबसे बेस्ट पेपर है ये। ठीक है। बेस्ट पेपर मतलब मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छा इस पेपर में, एमएमई स्टैट से भी ज्यादा। तो मैं, मेरी जितनी नॉलेज है मैं सारी छोड़ दूंगा तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट, कोशिश करना इसे लाइव पढ़ना। बड़ा मजा आएगा आपको लाइव पढ़ने में बच्चों, इसको बहुत ज्यादा मजा आएगा। रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में, मैं नई रिकॉर्डिंग करके दे भी दूंगा। बट जो लाइव पढ़ने का मजा है ना इस पेपर को, वो है ही नहीं। जितने सीनियर्स तुम्हारे मुझसे पढ़े हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या है ये पेपर बेसिकली। ठीक है। अभी मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। ओके। सो इकोनोमेट्रिक्स, अब पहले, कम से कम पहली 8 से 10 क्लासेस अपने दिमाग से ये चीज तुम लोग निकाल देना कि पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा। सर पेपर कैसा आता है, बिल्कुल नहीं। पहले 8-10 क्लासेस इस पेपर के साथ एक तरह से बॉन्ड बनाने में तुम्हें टाइम लगेगा। ठीक है। एक एक रोड मैप बिल्ड करना पड़ेगा इस पेपर के लिए तुम लोगों को। फाइन मेरे साथ, तब जाके समझ में। और भी बहुत सारे टीचर एक क्लास में कराएंगे, क्वेश्चन कराने नहीं चाहिए। मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है। और बहुत अच्छा लगेगा, तुम अपना दिमाग खोल के इसको पढ़ोगे। अपने आसपास की जितनी भी तुम्हारे आसपास की टेंशन है उसे हटा के। क्योंकि इसकी पहली 10-12 क्लासेस इसको बिल्ड कर देंगी और उसके बाद फिर स्मूथ चलेगा पेपर। ओके। चलिए, इकोनोमेट्रिक्स। सबसे पहले तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो, और प्लीज 260 बच्चे क्लास में हैं, एंड तक मुझे पता है 200 प्लस बच्चे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो कम से कम 50 बच्चे तो वेब कैम ऑन करके पढ़ो। ऐसा भी नहीं है कि इतने बच्चों को रिस्ट्रिक्शन है वेब कैम ना ऑन करने की। मजा आएगा गाइस, तुम सामने से कुछ पूछोगे तो सही रहेगा। सो इकोनोमेट्रिक्स में सबसे पहले जो आपकी रीडिंग चलती है, वो चलती है गुजराती। ठीक है। अच्छी बुक है दामोदर गुजराती। वैसे मैंने आज तक कभी भी आपको रीडिंग लेने के लिए अ, मना ही किया है, चाहे मैथ्स और स्टैट्स के। बट ये रीडिंग आप सारे बच्चे ले लेना, गुजराती आप ले लेना। ठीक है। अच्छी बुक है। बट ये नहीं कि मैं आपको कहूँ आपको रीडिंग पढ़नी है, आप ट्यूशन ले रहे हो तो कि रीडिंग पढ़नी है, नहीं, रीडिंग्स नहीं पढ़नी है आपको। बट स्टिल सेफर साइड के लिए आप इसे रख सकते हो, कोई इशू नहीं। एक ही नोटबुक बनाना ट्यूशन की, और ये ट्यूशन की नोटबुक कम से कम सालों साल तुम्हारे काम आएगी। सालों साल मतलब डजन में तुम्हारी ईयर लग जाएगी। आगे जॉब में वगैरह, एमए में तुम्हें यही नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं इकोनोमेट्रिक्स की। लिखेंगे सारे। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना। मैं थोड़े शॉर्टकट ज्यादा यूज करूंगा इसमें। ठीक है। प्लीज गाइस वेब कैम ऑन करके पढ़ना, प्लीज सारे के सारे यार, मैक्सिमम इतने सारे बच्चे हैं क्लास में। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना मतलब जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरी आप लोगों की हैं, जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरी, चाहे वो डिमांड लॉ हो, ठीक है,
सप्लाई हो, चाहे एंजल लॉ हो। शायद आप सबने फिलिप्स का भी पढ़ा हुआ है गाइस, है ना, फिलिप्स लॉ, जहां पे शायद अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में, ठीक है, रिलेशनशिप बताया जाता है। और भी जितनी भी आपने डिमांड थ्योरी, सॉरी, जितनी भी आपने इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ी है, उन सारी थ्योरी को जब क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर किया जाएगा तो उसे हम लोग इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। मुझे डेफिनेशन बहुत पसंद है। वैसे तो और भी ऑथर्स की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डेफिनेशन। ओके, धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्डअप होगा। अगर कसम से पेपर में इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना आप लोगों का, तो इससे अच्छा पेपर कोई नहीं लगेगा। और अगर इसकी क्लासेस छोड़ोगे, ये लास्ट के एक महीने में होने वाला पेपर नहीं है कि लास्ट के एक महीने पढ़ा एमएमई स्टैट्स की तरह क्वेश्चंस करे काम हो गए। नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने पिछली बार बताया था, काफी बच्चों के सिर्फ सेमेस्टर 4 के बेसिस पे, इस पेपर के बेसिस पे बच्चों के बहुत से प्लेसमेंट लगी थी, बहुत ज्यादा अच्छी। अभी मैं संडे क्लास ले रहा था, फर्स्ट ऑफलाइन क्लास। देन इन द अर्ली मॉर्निंग, जस्ट बिफोर हाफ एन आवर, आधे घंटे पहले, क्लास से पहले ही मुझे एक और मैसेज आया एक बच्चे का, वंशिका गुप्ता नाम है। शी ऑल्सो गॉट प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेपर। आई नो शी इज इन डीएससी, वो मुझे पता है, बट इकोनोमेट्रिक्स के ही सारे फंडे उससे पूछे गए थे सेम। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरी है, जब उसे क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर किया जाता है तो उसे हम लोग इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस पेन विथ मी। सो फॉर एग्जांपल, आई नो इन द कमिंग मंथ ऑफ फेब्रवरी द प्राइस इज गोइंग टू बी, अभी नाउ 100 रुपये का प्राइस है, फेब्रवरी में इसका प्राइस 110 रुपये होने वाला है, श्योर है, ये फिक्स है। तो व्हाट कुड बी दी फॉरकास्टेड डिमांड, क्या हो सकती है? सो डिमांड लॉ के बेसिस पे हम लोग डिमांड लॉ के बेसिस पे फ्यूचरिस्टिक प्राइस लेके डिमांड को फॉरकास्ट करेंगे। तो दिस पेपर इज ऑल अबाउट फॉरकास्टिंग यूजिंग डिमांड, यूजिंग दी ऑल द इकोनॉमिक थ्योरी, चाहे वो सप्लाई थ्योरी हो, एंजल लॉ हो, फिलिप्स कर्व हो। ठीक है, एक सेकेंड, खुशी को कुछ पूछना है? यस खुशी। सर आपने जो एंड में बोला प्लीज उसे दोबारा से एक्सप्लेन हाँ करना। हाँ, मैं दोबारा बोलूंगा, चिंता मत। मैं ये बता रहा हूँ कि फेब्रवरी में मान लीजिए इसका प्राइस 110 रुपये होने वाला है, 100 रुपये से, तो इसकी फोरकास्टेड डिमांड क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, उससे पूछा भाई प्राइस 110 रुपये होगा, क्या डिमांड होगी? तो उसको तो नहीं पता डिमांड थ्योरी क्या होती है, क्या कंसेप्ट होते हैं। सो वो जो फोरकास्टिंग करेगा ना, उसकी फोरकास्टिंग इतनी ज्यादा बेटर नहीं होगी, उसका जो मॉडल होगा वो इतना ज्यादा बेटर नहीं होगा, रादर देन उसका जिसने सारी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है और वो सारे परमोटेशन कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स के लगा के इसकी डिमांड को फोरकास्ट करेगा। आई होप थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना, धीरे धीरे बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। सो ऐसे ही जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का डिफर मतलब लाइक रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में। मुझे पता है इन अनएम्प्लॉयमेंट इस रेट से बढ़ने वाली है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन कितना हो जाएगा वो मुझे फोरकास्ट करना है। तो आरबीआई में जितने भी हाई रैंकर बैठे हुए हैं, मतलब हाई रैंक जॉब वाले बैठे हुए हैं, वो इसी इकोनोमेट्रिक्स के पेपर पे, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे जीडीपी हो, और भी चाहे जो भी अलग अलग रेट आरबीआई डिसाइड करती है, वो सब इसी पेपर के बेसिस पे, इसी के कंसेप्ट के बेसिस पे चीजों को फॉरकास्ट करती है। ओके, फाइन। सो इकोनोमेट्रिक्स में इकोनॉमिक्स थ्योरी के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो डिमांड हो, सप्लाई हो, प्रोडक्शन हो, कॉस्ट हो, रेवेन्यू हो, उसको फॉरकास्ट करेंगे। इतना सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अच्छे से? पहला 15 से 20 मिनट मैं इसका थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाऊं अच्छे से। सो यूजिंग इकोनॉमिक्स थ्योरी, ठीक है, हमें क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करना है। जरा डिमांड मेरे को मेजर करनी है क्वांटिटेटिव टर्म में। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें पता तो है कैसे क्वांटिटेटिव में मेजर, हमने तो इलास्टिसिटी पढ़ा हुआ है, इलास्टिसिटी से हम निकाल तो सकते हैं क्या डिमांड होगी। बट गाइस, जो इलास्टिसिटी तुमने पढ़ा है ना, वो पॉइंट इलास्टिसिटी है, यू हैव फ्यू फिगर्स, बस उससे एक इलास्टिसिटी निकाल दी। क्या आने वाले के लिए भी वही इलास्टिसिटी यूज होनी चाहिए? सिनारियो चेंज होता है, 10 तरीके की चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, सो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है इसका कि हमें ना फंक्शंस बनाने पड़ते हैं और फंक्शंस के बेसिस पे हम फोरकास्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। किसी के माइंड में इसको लेके कोई भी डाउट है, हैंड रेस करके पूछे, फिर मैं आगे बढ़ू। नो डाउट, गुड, वेरी गुड। काफी बच्चों ने वेबकैम ऑन किए हैं। प्लीज यशिका वेबकैम ऑन करके पूछ ले यार, पूछ।
सर मैं करूंगी अगली क्लास से पक्का वेबकैम ऑन। एक बार ना प्लीज इसकी जो डेफिनेशन है सिर्फ डेफिनेशन ओरली एक बार बता दो। मैं कह रहा हूँ जितनी भी इकोनॉमिक फिनोमेना है, मतलब जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरी है, अगर तुझे उसे क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करना होगा, प्राइस जैसे डिमांड लॉ में प्राइस और डिमांड का रिलेशन होता है, तो प्राइस के बेसिस पे तुझे डिमांड निकालनी होगी, प्राइस के बेसिस पे मान ले सप्लाई करना है, सप्लाई निकालनी होगी। एंजल में क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम का रिलेशन होता है, याद करो, तो इनकम के बेसिस पे डिमांड निकालनी होगी, लाइक दिस। ठीक है, चलिए अब सारे के सारे हेडिंग डालेंगे इसके बाद। मेथडोलॉजी इन इकोनोमेट्रिक्स, मेथडोलॉजी इन इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, मतलब यार ठीक है, पता लग गया भाई, इकोनोमेट्रिक्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव टर्म में बेसिकली मेजर करना किसी भी वेरिएबल को। बट अब क्या मेथड अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म में उसको मेजर कर सकते हैं? ठीक है, क्या मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे हम क्वांटिटेटिव टर्म में इसको मेजर कर सकते हैं? एक सेकंड में चार्ज पे लगा लूँ आईपैड, बीच में ऑफ हो जाए। चलिए, सबसे पहला लिखेंगे स्टेट दी थ्योरी, स्टेट दी थ्योरी। बड़ा सिंपल फंडा है। तुम्हें ये काम दिया गया कि प्राइस इज गोइंग टू बी 110 इन फेब्रवरी, व्हाट कुड बी द डिमांड। तो सबसे पहले आप प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उस थ्योरी को स्टेट करोगे, उसको लिखोगे। दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जो तुम शुरू से पढ़ते आए हो, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, इस तरीके से। आर्यन ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड, स्टेट दी थ्योरी हो गया। सेकंड आता है आइडेंटिफाई दी मैथमेटिकल मॉडल और मैथमेटिकल इक्वेशन। एक बात बताओ, बड़ा सिंपल था, मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं बताऊं बच्चों, रीडिंग में ना इतना लिखा है, मैं तुम्हें इतना बताऊंगा, तो प्लीज आप करना रीडिंग फॉलो, अपने टीचर को फॉलो करना, कोई इशू नहीं है। बट मैंने जब ये पेपर पढ़ा था, मैं आइडेंटिफाई करता था क्यों बच्चे इतनी एमएमई और माइक्रो पढ़ के आ रहे हैं। वो तुम्हें देखो पता लगेगा आज इकोनोमेट्रिक्स में, ध्यान से देखना। लेट अस सपोज प्राइस एंड डिमांड है, ध्यान से देखना। तुमने प्राइस के बेसिस पे डिमांड को प्रिडिक्ट करना है, ओके, फोरकास्टेड डिमांड निकालनी है। इकोनॉमिक्स में तुम ये पढ़ के आ चुके हो कि इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, बट इनवर्स रिलेशन में भी इसमें किस तरीके का मैथमेटिकल रिलेशन होता है? लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, रैशनल होता है, लॉग फॉर्म में होता है। सो व्हेन आई वांट टू नो, आई वांट टू प्रिडिक्ट वाई ऑन द बेसिस ऑफ एक्स, देन हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स इज गोइंग टू बी ऑन? क्या लीनियर, क्या क्वाड्रेटिक, क्या रैशनल, फाइन, क्या एक्सपोनेंशियल, क्या लोगारिथम, कैसा होता रिलेशनशिप? एक मुझे बात बताओ, इकोनॉमिक्स में जब भी रिलेशनशिप लेके चलते हो तो तुम डायग्राम बनाते हो ना डायग्राम सारे? तो डायग्राम के बेसिस पे आप लोग मैथमेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो बच्चों, नॉट अ बिग डील। आप थोड़ा सा याद करो एमईबी में, स्लांट लाइन हो तो लीनियर, पैराबोला हो तो क्वाड्रेटिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो रैशनल, ऐसा कुछ हो तो लोगारिथम रिलेशन भी बनता है। सो देखना, मतलब क्यों ये बनाया गया ऐसे कैसे बंदा मैथमेटिक भी सोचेगा? वो सोचेगा मैंने थ्योरी लिख दी, जिन भी दो वेरिएबल की बात, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन हो, चाहे एंजल लॉ हो, चाहे किसी भी तरीके का डिमांड थ्योरी, मैंने मतलब किसी भी तरीके की इकोनॉमिक थ्योरी हो, मैंने लिख दी। अब वो इकोनॉमिक थ्योरी लिखने के बाद उसका डायग्राम कैसा होता था?
वी हैव डन इन इकोनॉमिक्स, डायग्राम भाई स्ट्रेट लाइन होता था, तो मैथमेटिक इक्वेशन शुड बी लीनियर इक्वेशन। गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हो बच्चों? मतलब दिस इज द ब्यूटी। ये तुम मतलब इकोनोमेट्रिक से फ्यूचर देखोगे तुम लोग, ये है वो पेपर, तो समझो इसको। अब कौन अच्छा फ्यूचर दिखाएगा वो देखते हैं। पूरी ये सब स्टडी कर, तुम्हें इस सेमेस्टर में मॉडल भी बनाना है अपने कॉलेज में, सबको मिलेगा मॉडल बनाने को। तुम्हें आर भी पढ़ना है, पता होगा आपको, आपके साथ लैंग्वेज वाला पेपर भी है इसमें। सो वो तभी मजा आएगा जब ये सारी चीजें अच्छे से आती होंगी। वो उतना डिफिकल्ट नहीं है हो जाए। ठीक है। सो अब अभी तो मुझे सर हम कैसे पहचानेंगे मैथमेटिक इक्वेशन? वैसे तो तुम्हें इस सेमेस्टर में दे रखी होंगी, पर तुम इतना पढ़ के आ चुके हो कि मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मैथमेटिक इक्वेशन कैसे सोची जाती है। ठीक है बच्चों? चलो थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट है, लिखो, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करना है जी। ठीक है जी, कर लेते हैं डेटा कलेक्ट। एक बात बताओ, थ्योरी स्टेट कर दी, मान लो, चलो मैं अज्यूम करता हूं कि मैंने एक लीनियर रिलेशनशिप सोचा होगा। कोई भी लीनियर रिलेशनशिप में अगर आपको एक्स के बेसिस पे वाई निकालना है, तो आपको ए और बी पता होने चाहिए ना, पैरामीटर्स पता होने चाहिए। तो मुझे बताओ, कोई भी इक्वेशन पूरी कब बनती है? बहुत 11वीं क्लास वाला 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से x1 y1 x2 y2 होता था। जब तक डेटा नहीं होगा इक्वेशन कैसे निकालूंगा? पहले पहले पता लगे इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, अब उस इक्वेशन को पूरा करने के लिए आई नीड टू नो द डेटा गाइस। इज दैट क्लियर एवरीवन? जो बच्चे मुझे दिख रहे हैं, हाँ जी। बाकी भी भक्ति, मृदुल, वैदवी, याशी, वैशाली, खुशी, है ना, रिदिमा, प्राची, ठीक है ना, क्लियर है गाइस? बाकी भी खोल लो वेबकैम, इतने सारे बच्चे बैठे हो क्लास में। अब गाइस प्लीज, इस पेपर को तुम्हें अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना है ना, तो बहुत टीचर है ड्यू, मतलब लाइक दिल्ली में और इंडिया पढ़ाने वाले, डिटेल में पढ़ेंगे, कसम से मजा आ जाएगा आप लोग। ठीक है, तो अच्छा, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है? देयर आर 3 कैटेगरीज। पहला, पहला होता है टाइम सीरीज डेटा। ओके, टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा होता है डेटा ऑफ वन वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। प्यावी की बात पहले सुनता हूँ। हाँ प्यावी बोल। कलेक्शन ऑफ डेटा पहले नहीं होना चाहिए, जब बिफोर तक तुझे स्टेप यही टू। नहीं पता होगा इक्वेशन कैसी है, उस इक्वेशन के बाद तू डेटा कलेक्ट कर रही है जस्ट टू फिल दीज पैरामीटर्स। सी आई टेल यू, सर लाइक आई टेल यू, डेटा कलेक्ट होता है इक्वेशन के बेसिस पे कितने पैरामीटर्स हैं। अगर 2 पैरामीटर है तो कम से कम 2 ऑब्जर्वेशन चाहिए होंगी। 3 पैरामीटर है तो कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए होंगी। यस सर। ठीक है ना, मतलब कम से कम 3 ऑब्जर्वेशन चाहिए होंगी, नॉट इक्वेशन, आई एम सॉरी, ऑब्जर्वेशन। जैसे सपोज कर, अगर ये इक्वेशन है और डेटा, इससे पहले तूने डेटा सिर्फ एक ही का इकट्ठा किया है, x1 y1, सो विल यू बी एबल टू फुलफिल दिस इक्वेशन? है ना प्यारी? नहीं ना बेटा? तो इसलिए सबसे पहले इक्वेशन पता होगी, फिर डेटा को यूज करके इक्वेशन को फुलफिल किया जाएगा। ठीक है प्यारी? सर यस सर। हाँ खुशी, हाँ खुशी, खुशी बोल। सर मेरा भी सेम डाउट है बट समझ नहीं आया मुझे। मैं बता देता हूँ। एक बात बता, जैसे तूने ना डेटा लिया, प्राइस 10 रुपए, डिमांड 50, ये भी तो डेटा एक तरीके का, बोल, ठीक है ना? बट इससे फिर अगर तू इक्वेशन ये लेती है, तो क्या इक्वेशन निकाल पाएगी तू ये? नहीं निकाल पाएगी ना? हाँ महक, महक बोल। अगर क्लियर हो गया डाउट तो हैंड डाउन कर लो। तरुणिका, तरुणिका बोल, आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। राज तू बोल। सर इसमें ये 10 और 50 है क्या? लाइक समझ नहीं आया मुझे थोड़ा। इस 10 रुपए के प्राइस पे डिमांड 50 है, x1 y1। और सर इधर ये जो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, इधर हम लोग सर फाइंड क्या कर रहे हैं? y
हम लोग वाई को ही मतलब उसका फोरकास्टिंग कर रहे हैं। नहीं, वाई फॉरकास्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्स, ओके। एंड ए और बी तो चाहिए होंगे ना उसके लिए, और ए और बी यस सर। निकालने के लिए हमें चाहिए होगा ना। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आता कैसे था, पहले डेटा से तो आता था। ओके सर, यस सर। ठीक है ना। ओके। कहाँ बोल, करने का तेरा माइक प्रॉब्लम कर रहा है मुझे लग रहा है। महक तेरा, तू बोल पाएगी? नहीं तो हैंड डाउन कर। हाँ ध्रुव। सर ये जो इक्वेशन है वो लीनियर ही रहेगी हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एग्जांपल लिया ध्रुव, और कुछ नहीं है। आशमी। सर मुझे 1050 वाली पॉइंट वो वाला पॉइंट नहीं समझ आया। आप लोग के, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के यही डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हैंड डाउन करो सारे। मायशा तू भी हैंड डाउन कर, सब हैंड डाउन करो, मैं क्लियर कर देता हूँ, चिंता ना करो। सर बस एक डाउट था कि जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा अगर थर्ड है तो थ्योरी स्टेट करने से पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा नहीं होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, सी, तू किसकी फोरकास्टिंग करने जा रही है पहले तू ये बताएगी ना, बता। सो पहले तू ये पता करने जाएगी किसकी फोरकास्टिंग तू करने जा रही है, फाइन। और उसके बाद फिर बताएगी उसकी फोरकास्टिंग करने के लिए किस तरीके की इक्वेशन में तू इंटरेस्टेड है। फिर उस इक्वेशन को फुलफिल करने के लिए तुझे डेटा चाहिए। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बार बार अनम्यूट करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना गाइस, क्लियर है बात, जिसने बोला था महक? हाँ हाँ सर, तो मतलब बेसिकली मैं यही बोल रही थी कि ऑब्जर्वेशन और कलेक्शन में डिफरेंस है, तो ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके फिर थ्योरी डिसाइड करेंगे, फिर उस हिसाब से इक्वेशन की कलेक्शन करेंगे डेटा की। पहले तो तू ये बताएगी ना, तुझे जिस भी चीज को प्रिडिक्ट करने जा रही है उसके, अदू डोंट कम इन द क्लास, ओके। सबसे पहले तू जिस भी चीज को ऑब्जर्व करने जा रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग किस तरीके की इकोनॉमिक थ्योरी एग्जिस्ट करती है, पहले तुझे वो लिखनी पड़ेगी बेटा। फिर उसको ऑब्जर्व करने के लिए तू किस तरीके की इक्वेशन में इंटरेस्टेड है वो तुझे बतानी पड़ेगी। फिर उस इक्वेशन को फुलफिल करने के लिए यू नीड टू नो द डेटा। ठीक है मैक? हाँ सर, ओके। ठीक है, अब सुनो गाइस ध्यान से। अब डेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला है टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा मैंने बताया, डेटा ऑफ वन वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब लेट अस सपोज, अगर मैं सिर्फ डिमांड डिमांड कंसीडर कर रहा हूं, और डिमांड मैंने 2022 की ली, 23 की ली, 24 की ली, सो दीज आर डिमांड, इसको हम कहते हैं टाइम सीरीज डेटा। एक ही वेरिएबल का डेटा लिया डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा। ओके, अभी सिर्फ आपको इतना ही जानना है टाइम सीरीज में, नॉट मोर देन दैट। इसको एक वर्ड बहुत स्टार्ट में यूज होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा कंसीडर किया जाता है, ईयर वाइज, मंथ वाइज। इट्स नॉट लाइक दैट ईयर शुड बी कंसीडर, इट डिपेंड्स हाउ द डेटा लुक लाइक। यू कैन कंसीडर मंथली ऑल्सो, ईयर मतलब ईयरली ऑल्सो, क्वार्टरली ऑल्सो, डेली ऑल्सो। सो टाइम डजंट मीन इट ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ ईयर, इट कैन हैव एनी यूनिट। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे सारे क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा बच्चों लिखेंगे डेटा ऑफ मोर देन वन वेरिएबल at सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक से ज्यादा वेरिएबल का डेटा सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेट अस सपोज आपने डिमांड और प्राइस लिया 2022 का, तो एक से ज्यादा वेरिएबल का डेटा सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कंसीडर करेंगे तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल डेटा। इस पे पूरे टॉपिक बने हैं, इस पे पूरी यूनिट है 10 नंबर की, इस पे पूरी यूनिट है 10 नंबर की, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को अभी, आराम आराम से, एकदम से नहीं। ठीक है, थर्ड पे आते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में बनाना आप लोग नोट्स, हाँ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ में आएगा डेटा ऑफ मोर देन वन वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हाँ रिशिता। Sir, can you show the previous slide once? हाँ लेना।
आई नो बच्चों, ठंड का टाइम है, ऑफलाइन आने में तो आपको दिक्कत है, बट ऑफलाइन आओ, मज़ा आएगा पढ़ने में। जो मैं ऑनलाइन क्लास में 2 से 3 क्लासें पढ़ाऊंगा, मैं ऑफलाइन में एक ही क्लास में पढ़ा दूंगा। हाँ खुशी बोल, लालच तुम लोगों को बुलाने की। सर आप ये साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स भी बता दो ना, फिर और अच्छे से समझ आएगा। हाँ हाँ, बता तो रहा हूँ, चिंता मत कर, थोड़ा टाइम दे, धीरे धीरे चलने दे मुझे, साफ समझ में। अमन बोल। सर एक बार ये क्रॉस सेक्शनल डेटा एक बार दोबारा बताना। कुछ नहीं है ना, जब तूने, मान ले तू अभी के डिमांड और प्राइस नोट करना चाह रहा है, तो टाइम इज ओनली वन एंड वेरिएबल एक से ज्यादा है, डिमांड और प्राइस। ठीक है मन। ठीक है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ में क्या आ जाएगा, मान लो डिमांड और प्राइस लिया 2021 का, 22 का, 23 का, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना गाइस। अच्छा, मैं उम्मीद करूंगा आपको सेम 3 की सारी स्टैट्स याद है, क्या कहते हो? पूरा सैम्पलिंग, पूरा एस्टिमेशन, पूरा हाइपोथेसिस याद रखना ही पड़ेगा, वरना तो ये पेपर परेशान करेगा। मैं दे दूंगा पुरानी वीडियो सारी, टेंशन ना लो। ठीक है। सो डेटा कलेक्ट हो गया भाई, इक्वेशन पता हो गई, बट डेटा कलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास, एस्टिमेट दी पैरामीटर्स। अच्छा, तुम सबको थोड़ा सा याद है बच्चों, सेकेंड सेमेस्टर में पॉपुलेशन मीन की क्या नोटेशन होती थी? बताना कोई। म्यू। म्यू। शाबाश, म्यू होती थी। ठीक है। हम म्यू नहीं निकाल सकते थे, क्यों? क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता था। तो म्यू को कैसे एस्टिमेट करते थे? विद एक्स बार। सैंपल मीन। एक्स बार, सैंपल मीन सैंपल से। मीन से। सैंपल मीन को म्यू की फॉर्म में और क्या कहते थे हम? एक्स बार। स्टैंडर्ड एरर। नो 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 नो, आराम। म्यू हैट। म्यू हैट, है ना, ये भी तो बोलते थे, है ना। एक्स बार इज द एस्टिमेटर ऑफ म्यू। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जोर मत डालो दिमाग में। ठीक है, फट ना जाएगी है। चलो देखो, आराम से देखो। ठीक है, एस्टिमेट। सो गाइस, व्हाट हैपन, व्हाई वी एस्टिमेट द पैरामीटर? here the parameter means what? See, you consider this mathematical equation, a and b are called parameters, let us suppose. अब क्या है, जब आपने सपोज करो फ्यूचरिस्टिक प्राइस पे इसका फ्यूचरिस्टिक डिमांड प्रेडिक्ट करनी चाहिए, तो आपने इसका डेटा कलेक्ट किया। मान लो ये पेन 10 साल पहले बना था, तो पूरे 10 साल का डेटा लेके जब आप इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, तो उससे ए और बी आएंगे। बट डज इट मेक सेंस पुराना इतना सारा डेटा लेना? बताओ, कितना सिनारी, 10 साल पहले क्या होगा और अब क्या है? लास्ट 2-3 साल के डेटा से काम चलना चाहिए। यस सर। तो लास्ट 2-3 साल के डेटा से अगर आप इस पैरामीटर्स को निकालोगे, तो वो एक्चुअल पैरामीटर नहीं होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? एस्टिमेटेड पैरामीटर्स। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ए और बी, देखो, जो भी इक्वेशन तुमने बनाई, जो भी डेटा तुमने लिया, जो ओवरऑल डेटा लेके इस इक्वेशन के पैरामीटर्स को निकाला जाएगा, वो एक्चुअली में इसके पैरामीटर्स होंगे। बट सिर्फ कुछ ही पोर्शन ऑफ डेटा लेके इसके पैरामीटर्स को निकाला जाएगा, तो उसे एस्टिमेटेड पैरामीटर कहा जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, ये मत सोचो आज ही तुम निकाल लोगे एस्टिमेट, आराम आराम से बताऊंगा, चिंता मत करो। बस तुम इतना ध्यान रखो कि जो भी इक्वेशन में पैरामीटर्स होते हैं वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं, पॉपुलेशन डेटा के यूज करके। बट पॉपुलेशन डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए वी यूज सैंपल। हाँ महक बोल। सर जैसे आपने एमएमई में यूनिकनेस थ्योरम पढ़ाई थी, तो उसमें आपने बोला था कि जो पुराना वाला एक ही एक्स नॉट से हम सारे निकाल सकते हैं, तो हम एक ही साल से सारे क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि मतलब x-1 विल बी डिपेंडेंट ऑफ x-2, x-2, x-3। समझ गया तेरा पॉइंट। मैं खुद एक बार बता, हमेशा इतना सिनेरियो चेंज हो रहा है, कितनी सारी डॉलर रुपीस का डिफरेंस, क्लाइमेट चेंज का डिफरेंस, वो सारे फैक्टर तो लिए ही मैंने उसमें। तो दैट्स अ वेरी वेरी वीक मॉडल। गेटिंग माई पॉइंट महक? ठीक है, हाँ बट कंसीडर ऑल द फैक्टर। ठीक है। मैक्रो में भी हमने पढ़ा था कि हम
मेरे को थ्योरी बट उसमें हम बेसिकली जो अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर था उसको ऐड करते थे और फिर उसकी तुम अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी मैक्रो लगा लेना इसमें, मुझे कोई इशू, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम जितने पोर्शन पढ़ के आए हो, वो भी रहना। प्लीज यार, करेक्ट। प्लीज म्यूट करके रखो सर आप। मिस्टी नारंग म्यूट करके रखो प्लीज। आप लोग को जितने पुराने फैक्टर्स लगाने हैं सारे लगा लो, बट तुम खुद अपने थोड़ा ध्यान से अगर सीख, अगर मान लो तुमने जितने टाइम, मैं तुम्हें एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, देखो तुमने जितने टाइम पढ़ाई की है, तुम्हारा अगर परफॉर्मेंस आने वाली फ्यूचर स्टडीज को लेके मैं 11वीं क्लास में बना देता, ठीक है, कि भाई तुम इतना टाइम डिवोट करोगे तो तुम्हारे इतने मार्क्स आएंगे। मान लो मैं एक मॉडल बनाता, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिवोशन वी कैन प्रिडिक्ट योर मार्क्स। 11th क्लास में बना दिया, 12th में भी चल गया, ग्रेजुएशन में चलेगा नहीं ना। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम को देखना पड़ेगा मॉडल बनाते हैं, ठीक है। 12th में तुम पढ़ते थे 5 4 4 5 घंटे, यूं ग्रैब कर लेते थे, अब तुम्हारी वाट लग जाती है, तब भी पेपर ठीक नहीं हो रहा तुम्हारा। सो तो सिनेरियो मतलब लाइक वट एवर यू आर इन, मतलब आज क्या हो या थोड़े टाइम पहले क्या थे, उस सारे फैक्टर्स कंसीडर करना ज्यादा बेटर है। पता है बहुत फैक्टर्स होते हैं मॉडल बनाने के लिए, ये नहीं प्राइस के बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे डिमांड नहीं, क्यों भाई, तुमने पढ़ा है अदर फैक्टर्स भी होते हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यस सर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ कंज्यूमर। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। So there are lots of factors that can affect one variable, but फिलहाल I'm just focusing only two variables। धीरे धीरे हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। प्राची कुछ कहना था तुझे? सर सेम डाउट था महक का। क्लियर हो गया ना? हाँ जी। ठीक है, आगे देखो बच्चों, जब पैरामीटर एस्टिमेट कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट रहता है, लास्ट 2 पॉइंट पे ज्यादा फोकस मत करना अभी, हाँ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स। तुम लोग को थोड़ा याद है जब हम लोग सैम्पलिंग पढ़ते थे, तो सैम्पलिंग में पैरामीटर सैंपल रैंड वेरिएबल्स वगैरह निकालते थे, एक्स बार म्यू, एक्स बार स्मॉल पी और एस। फिर हमने एस्टिमेशन पढ़ा जहां पे 2 टाइप की एस्टिमेशन हम पढ़ते थे, पॉइंट और इंटरवल। इंटरवल में हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ते थे। फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ते थे कि हम हाइपोथेसिस अज्यूम कर लेते थे पॉपुलेशन ऐसी दिखेगी, फिर सैंपल के बेसिस पे उसको जस्टिफाई करते थे। तो पूरा वही सिनेरियो चल रहा है, पहले सैंपल पैरामीटर निकाले, फिर पॉपुलेशन पैरामीटर की हाइपोथेसिस टेस्टिंग की ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल पैरामीटर। धीरे धीरे समझ में आएगा, चिंता मत करो। लास्ट 2 पॉइंट पे इतना फोकस मत करना आप सारे, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से अभी इतना ज्यादा। सर अब कुछ याद नहीं, हाँ मान्य मैं समझता हूँ, ठीक है चिंता मत कर, ठीक है। लास्ट लिखना, प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ कुछ बुक्स में फोरकास्टेड भी बोलते हैं, फोरकास्टिंग भी बोलते हैं, प्रिडिक्टिंग इज अ गुड वर्ड। सो बेसिकली क्या है, तुमने अगर कुछ इस तरीके के रिलेशन की डिमांड की थी, मतलब निकालने की कोशिश की थी, तुमने ए और बी को एस्टिमेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्राइस को पुट करके तुम डिमांड को प्रिडिक्ट करोगे कि क्या फोरकास्टेड डिमांड होगी। दिस इज द लास्ट पॉइंट। सो ऐसे ऐसे पूरा सिनेरियो चलता है, सुनना ध्यान से, एक सेकेंड प्लीज। ऐसे पूरा सिनेरियो चलता है कि पहले हम ये देखते हैं यार कि किस वेरिएबल की प्रिडिक्शन करनी है, किसके बेसिस पे। फिर हमने देखा यार इन दोनों में किस तरीके की इकोनॉमिक थ्योरी एग्जिस्ट करती है, हमने वो थ्योरी लिख दी। फिर हमने देखा इसकी थ्योरी के बेसिस पे इसका डायग्राम कैसा था, तो कैसी इक्वेशन होनी चाहिए, हमने इक्वेशन लिख दी। फिर हमने सोचा इक्वेशन के पैरामीटर्स को फुलफिल करने के लिए चलो लेट्स कलेक्ट दी डेटा, डेटा कलेक्ट कर लिया। आफ्टर कलेक्टिंग दी डेटा, पता लगा डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो जस्ट कलेक्ट दी सैंपल डेटा। तो सैंपल के बेसिस पे पैरामीटर एक्चुअली निकले, एस्टिमेटेड निकले, ठीक है। फिर उनकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, फिर जब पैरामीटर वगैरह सब निकल गए, मैथमेटिकल इक्वेशन फुलफिल हो गई, तो एक्स डाल के वाई निकाल लिया, एंड दैट वाई इज नॉट एक्चुअल वाई, दैट इज एस्टिमेटेड। ठीक है बच्चों, क्लियर है? फाइन। सो दिस इज द यूनिट नंबर 1, बस इतना ही यूनिट 1 में। आप चाहो तो रीडिंग पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक पॉइंट बाहर नहीं मिलेगा। और प्लीज अपनी भाषा में लिखोगे ना, मजा आएगा एग्जामिनर, ठीक है। बट पहली क्लास सिर्फ इतनी नहीं होती, मैं यूनिट 2 भी पढ़ाऊंगा कम से कम 10%, ताकि तुम्हें कुछ मजा आए कि यार थ्योरी हो गई, कुछ और होना चाहिए।
तो प्लीज सारे के सारे बच्चे यूनिट नंबर 2 लिखेंगे मेरे साथ। याशिका बोल। सर मेरे को पूछना था कि इसके लिए हमें सेम वन की स्टेट्स करनी पड़ेगी क्योंकि आती तो नहीं है। वेरी गुड, लॉयल लड़की। ठीक है, बिल्कुल करनी पड़ेगी। सेम वन में सारे डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली नॉर्मल। हम्म। सेम हम्म। की तो स्टैट्स, अच्छा तुम्हें याद है मैंने तुम्हें सैम्पलिंग एस्टिमेशन हाइपोथेसिस के नोट्स भी दिए थे पिछले से। हाँ। अगर हाँ तुम्हें वो नोट्स रिवाइज कर लोगे तो भी चलेगा, बट वो तो है, सेम टू तो थोड़ी थोड़ी आती है पर सेम वन की तो आती ही नहीं है ना, तो सिर्फ मतलब वो नॉर्मल पूरी करनी डिस्ट्रीब्यूशन, पड़ेगी। सिर्फ नॉर्मल, सिर्फ नॉर्मल। तो वो आप रिकॉर्डिंग दोगे ना उसकी? हाँ हाँ, चिंता ना कर, दो सब दूंगा। सर अभी वो दे देना नोट क्योंकि फिर तुम लोग ना, कॉलेज खुल जाएंगे। हाँ तुम लोग ना मेरे पास अभी रात को मत पड़ जाना कि रिकॉर्डिंग दे दो। मैं कल आराम से रिकॉर्डिंग बनाऊंगा फिर भेजूंगा तुम लोगों को। कोई नहीं, ठीक बस है? वीकेंड तक दे देना क्योंकि हाँ फिर हाँ, कॉलेज खुल एक दो दिन में जाएंगे। ही दे दूंगा, एक दो दिन में दे दूंगा। आज ही इंप्रूवमेंट देकर आई हूँ स्टेट सब याद है मैं ठीक है, हमारे सर सामने सर वो आज तो नोट्स पेपर अच्छा दोबारा आया है। भेज देना। आज आज तो पेपर अच्छा हुआ है। हाँ मैं भेज पर दूंगा। बहुत इजी आया था। हाँ चलो बच्चों, एक एक वर्ड जब लिखूंगा तो समझाते चलूंगा, प्लीज लावण्य बंद कर। तो ध्यान देना सारे के सारे, हाँ फाइन। चलिए, आज के टॉपिक का नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। मतलब तुम लोग मुझे ना धो देना इस पेपर में, जितना पूछ सकते हो। ठीक है, फालतू के सवाल मत पूछना कुछ, हाँ, बहुत ही तुम्हें लग रहा है यार कितना गंदा पूछ रहा हूँ मैं, तो तुम्हें खुद ही शर्म आ जाएगी तो वो मत पूछना, हाँ। मजाक कर रहा हूँ यार, पूछ लेना ठीक है, देखो चलिए, आज का टॉपिक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। बेसिकली इन दिस टॉपिक हम लोग y निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ x, सो वी कॉल दिस एज y ऑन x। क्या बोलेंगे? y ऑन x। ठीक है गाइस, यहां पे नाम लिखेंगे y के सारे मेरे साथ साथ। y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, हैंड राइज करेंगे वो बच्चे जो क्लास, जो अभी पेड स्टूडेंट नहीं है या हमारे ग्रुप में एडेड नहीं है। कितने बच्चे, मैं देखूं कोई नए बच्चे आए हैं या सारे पेड हैं? ठीक है, दो, ओनली टू, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। ठीक है गाइस, समझ गया, हैं 20-30 बच्चे हैं कम से कम। ठीक है, हैंड डाउन, थैंक यू। डिपेंडेंट वेरिएबल और रिग्रेसेंड। एक्स का नाम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रिग्रेसर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। इस बारी मैंने बुक पूरी पूरी रिवाइज कर दी है। लास्ट 14-15 साल से जो बुक्स चल रही थी, मैंने आउटडेटेड हो गई थी बुक, मैंने पूरी बुक चेंज कर दी। इतने अच्छे लेवल के सवाल डाले, मजा आएगा आप लोग पढ़ने। ठीक है, अभी बुक प्रिंटिंग में जाएगी, आ जाएगी, मैं बता दूंगा। हाँ प्लीज मेरे पीछे मत पड़ जाना, कब आएगी कैसे आएगी, प्लीज मैं बता दूंगा तुम्हें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तुम रिवाइज करो बस, आगे का मत सोचो कुछ। अच्छा गाइस, दीज आर दी नेम। वाई निकालना है एक्स की मदद से, जैसे सपोज करो डिमांड निकालनी है प्राइस के बेसिस पे, ऐसे सोच लो। ओके, अब ये टॉपिक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। देखो, रिग्रेशन का मतलब होता है गोइंग बैक। वी गो टू द पास्ट। हम लोग पीछे क्यों जाते हैं? फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, है ना? समझ में आई बात? सो वी गो बैक एंड कलेक्ट द डेटा। पता है ये सब चीजें रीडिंग में तुम्हें दूर दूर तक नहीं दिखेंगी, तो ध्यान से सुनना प्लीज सारे के सारे। हम पीछे जाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद अगर हमें एक्स के बेसिस पे वाई को निकालना है, सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। टॉपिक का नाम है सिंपल लीनियर, तो हम लीनियर रिलेशनशिप बताएंगे। लीनियर में भी सिंपल, सो देर आर टू डिफरेंस।
ठीक है, बिटवीन सिंपल लीनियर एंड लीनियर। अगर कुछ इस तरीके का रिलेशन है तो इसे बोलेंगे सिंपल लीनियर। अगर कुछ इस तरीके का रिलेशन है तो इसे बोलेंगे मल्टीपल लीनियर। यहां पे सपोज करो डिमांड, प्राइस और इनकम दोनों पे डिपेंड कर रही है, ऐसे करके। सो आर फोकस इज सिंपल लीनियर। तो जब सिंपल लीनियर की बात होती है तो सिर्फ दो ही वेरिएबल का रिलेशनशिप होगा, वाई और एक्स के बीच, दैट्स ऑल, और वो भी लीनियर। सबको क्लियर हो गया सिंपल वर्ड का मतलब? ठीक है, यस सर। ठीक है ना, क्लियर है, वेरी गुड। सो क्या हुआ टॉपिक? वी गो बैक, कलेक्ट द डेटा, make a simple linear function between y and x, on the basis of that we predict y। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं? नंदिनी बोल। सर बस एक बार रिपीट कर दो। वंशिका बोल। सर रिपीट कर दो वही से। हमें x के बेसिस पे y निकालना है, ठीक है बेटा? सो कैसे निकलेगा? थ्योरी पता है क्या है, इक्वेशन पता है किस तरह। इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? सिंपल लीनियर, मतलब दोनों में एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। And how the equation can be fulfilled? We go back and collect the data. So we go back, collect the data, make a simple linear equation, and then we'll predict the y। ठीक है बच्चे? चलो अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे, अगर मुझे x के बेसिस पे y को प्रिडिक्ट करना है तो प्रिडिक्टेड y एक्चुअल होगा, एक्सपेक्टेड होगा? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? एक्सपेक्ट, शाबाश। इसी में एक नया वर्ड आता है, लिखेंगे सारे, डिटर्मिनिस्टिक PRF। डिटर्मिनिस्टिक PRF। नहीं खुशी, अच्छा वर्ड है, परेशान मत हो। तुम तो मुंह बना ले मेरे PRF को देख के। देखो, PRF का मतलब है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, समझाता हूं मैं आपको क्या है ये ओवरऑल कहानी। हमें एक्सपेक्टेड y निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ x। अभी बोल रहा हूं कैपिटल Y x बनाऊंगा तो कैपिटल बनाओगे, स्मॉल नहीं बनाने, ये कैपिटल है। एक्सपेक्टेड y निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ x। कोई बच्चा बताएगा ये जो एक्सपेक्टेशन है ये अनकंडीशनल है या कंडीशनल मीन है? कंडीशनल। कंडीशनल, शाबाश। सो द इक्वेशन काइंड ऑफ इज दिस, β1 प्लस β2 xi। मैंने ये सोचा कि यार जब मैं टाइम पे पढ़ रहा था पेपर, मैंने सोचा ठीक है एक्सपेक्टेशन निकाल, एक्सपेक्टेड y आएगा ऑन द बेसिस ऑफ x, ठीक है लीनियर रिलेशनशिप बना दिया, बट क्या मतलब है इस नाम का यार, कहां से ये नाम सोच लिया इसने? तो देखो, पॉपुलेशन रिग्रेशन, वी गो बैक एंड कलेक्ट द पॉपुलेशन डेटा। तो पॉपुलेशन डेटा को कलेक्ट करके जो इक्वेशन बनेगी उसे बोलेंगे पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। फंक्शन क्यों? इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शन ना, लीनियर फंक्शन। फिर मैंने सोचा ये डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोला गया? जो चीज तुम फॉरकास्ट करोगे वो डिटर्मिनिस्टिक तो होगी। एक बात बताओ, तुम सब अभी एडवांस में देकर आए हो, गैस मारो अपने अपने मार्क्स, कुछ ना कुछ बोलोगे तुम, 7, 7.5, इस बारी पेपर ऐसा ही हुआ है तुम्हारा, 8, चलो हद मार के। तो मैं तुमसे तुमसे पूछ रहा हूं क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो तुम अपनी एक्सपेक्टेशन मुझे बता दोगे ना? तो ये एक्सपेक्टेशन इज डिटर्मिनिस्टिक, यस और नो? बोलो, योर एक्सपेक्टेशन इज यस सर। डिटर्मिनिस्टिक। सो व्हाटएवर यू आर गोइंग टू फॉरकास्ट दैट इज डिटर्मिनिस्टिक, नॉट एक्चुअल। अब एक्चुअलिटी तो पेपर जब आएगा तब पता लगेगा, बट राइट नाउ प्लीज भाषण बंद कर। तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्लीज जो अभी तक इतने टाइम तक रुका है ना, वो 15-20 मिनट और रुक जाओ, वरना रिदम खराब हो जाएगा क्लास का, कसम से बता रहा हूँ। ठीक है? सो डिटर्मिनिस्टिक जो होता है, जो प्रिडिक्टेड होता है, जो फोरकास्टेड होता है, वो डिटर्मिनिस्टिक होता है।
सो डिटर्मिनिस्टिक पीआरएफ में दोबारा बता रहा हूँ, डिटर्मिनिस्टिक इसलिए क्योंकि एक्सपेक्टेड, हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे पता है क्या हम निकाल सकते हैं उसको। पीआरएफ का मतलब है पॉपुलेशन रिग्रेशन, मतलब वो इक्वेशन कैसे फुलफिल होगी, उसके पैरामीटर्स कैसे निकलेंगे, बाय मतलब गो बैक एंड कलेक्ट दी पॉपुलेशन डेटा, दैट इज वाई पॉपुलेशन रिग्रेशन वर्ड इज देयर। एंड फंक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शन, लीनियर फंक्शन। ठीक है, पूछो कोई डाउट किसी को हैंड रेज करके। ओके, मैं चैट नहीं देख पाऊंगा, सॉरी। आश भी बोल। सर लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ आया, हम्म, हाँ मतलब कैपिटल। डिटर्मिनिस्टिक पीआरएफ फिर से आप एक बार समझा दो प्लीज। आदि अभी बताऊंगा, कॉजिएशन और ये सब बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जा। हाँ, डिटर्मिनिस्टिक बड़ा सिंपल है आशमी, जो भी चीज तुम एक्सपेक्ट करोगे वो डिटर्मिनिस्टिक होगी। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन जैसे बना दी तो बीटा वन बीटा टू कैसे निकलेंगे, बाय कलेक्टिंग द डेटा। अगर तू डेटा पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट करके निकाल रही, सॉरी पैरामीटर्स पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट करके निकाल रही है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पॉपुलेशन रिग्रेशन। एंड फंक्शन इसलिए बिकॉज यू आर मेकिंग अ लीनियर फंक्शन, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा। ओके यस सर। सर जो एक्सपेक्ट करेंगे उसे डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोलेंगे? जो एक्सपेक्ट करेंगे वो पता होगा, डिटर्मिनिस्टिक मतलब जो कैलकुलेटेबल है, जो तुझे पता है क्या होगा, ओके। है ना बेटा, मतलब यू कैन फाइंड इट, ये क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे सारे बच्चे। पी आर एल, पी आर एल बोले तो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, मतलब जो तुम्हारी पीआरएफ है ना उसको डायग्रामेटिकली दिखाना। संडे संडे ऑफलाइन क्लास श्योर है गाइस, आप लोग काफी लोग आएंगे तो मजा आएगा। जो बच्चे सैटरडे नहीं आए थे, क्या आ रहे हो अब संडे? कौन आ रहा है, रेजर हैंड। यस सर। बस सर एक। नॉर्थ कैंपस में कब लोगे? भाई नॉर्थ कैंपस का कोचिंग ही बंद है, क्या करूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, काफी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। आओ, मजा सर आएगा ऑफलाइन पढ़ने में। प्लीज वो करा लो, वो नियर पड़ता है। यार बेटा वहाँ पे ना सीलिंग की प्रॉब्लम चल रही है, तभी मैंने संडे संडे क्लास रखी है। कंफर्टेबल टाइम 10 बजे उठो, 1 घंटे में रेडी वेडी हो जाओ और 1 घंटे में आ जाओ, अगर दूर रहते हो तो। सर दूर रहते हो, मेरे को तो 2 घंटे लग जाएंगे शायद से आते आते। कहाँ रहती है तो? सेम सर। नॉर्थ कैंपस से थोड़ा आगे रहती सर हूँ बुराड़ी रहती हूँ सर, 2.5 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने के लिए। सर मैं नजफगढ़ में भी अंदर रहती हूँ, मेरे को 2 घंटे लगते हैं आने में। अगर तुम बुराड़ी या नजफगढ़ रहते हो और तुम लोग के कॉलेज अगर कोई बहुत दूर मिल जाते ना तुम्हें अच्छे, तो तुम जाते ना। सर मैं तो पीजी ले ले। सर घर वाले ही नहीं करवाते सर, अगर इतना दूर मिलता तो। तो ठीक है, जो कंफर्टेबल है आ जाना, कोई इशू नहीं है। बाकी ऑनलाइन भी पढ़ा ही रहा हूँ, बट ज्यादा अच्छा ऑफलाइन पढ़ाऊंगा। सर नॉर्थ कैंपस में अगर हो सके तो प्लीज करवा देना, नॉर्थ वो ही पसंद आती है ऑफलाइन क्योंकि यार पता है क्या है, वो नॉर्थ क्लासेस। कैंपस में ना सीलिंग प्रॉब्लम चल रही है, वरना तो मैं करवा देता यार। चलो अभी तो पढ़े गाइस, सुनो। एक्स आई वाई है, अब मान लो एक्स आई को 0 डालेंगे, सो बीटा वन आ गया। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अच्छा मैं एक चीज लिखना भूल गया, आप लोग लिखेंगे। बीटा वन को कहते हैं इंटरसेप्ट कोफिशिएंट, और बीटा टू को बोलते हैं स्लोप कोफिशिएंट। ठीक है, फाइन। चलिए, डायग्राम मान लीजिए कुछ ऐसा बना है। तुमने वो गाना सुना था जो मैंने भेजा था, वो लिमिटलेस प्यार वाला, रश्मीत कौर? अब याद नहीं आ रहा। एक गाने चल रहा है, देख सेकेंड। लो पीछे पीछे। हाँ भाई, ऐसे पढ़ ली ट्रिक्स हैं। हाँ भाई दिशा, बोलना पड़ेगा तुझे, वरना क्लास से बाहर करूंगा तुझे भी। ठीक सर है, ये कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट का क्या बताया था? सॉरी सर। इट्स ओके। 0 पे डाला, बीटा वन आ गया। ठीक है, मान लिया अगर बीटा टू पॉजिटिव है, तो पता है ना लीनियर में अगर स्लोप पॉजिटिव होती है तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इको वाले हो यार, तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे पता नहीं। अच्छा लेट अस सपोज एक्स को x1 पुट किया, तो इस रिग्रेशन लाइन पे ये एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 गिवन x1 आएगा। x को x2 पुट किया तो ये आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y2 गिवन x2 एंड सो ऑन। समझे बात? एक तरीके से ये डायग्राम बना है बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई का, है ना? पीआरएल क्लियर है? बोलो। सर एक बार वापस समझा दीजिए। कुछ नहीं बेटा, बस ये सोच कि इसका डायग्राम बनाया लीनियर फंक्शन का,
तो लीनियर डायग्राम पहले 0 डाल ले तो β1 आ रहा है, फिर x1 डाल ले तो β1 प्लस β2 x1 आ जाएगा, बट मैंने अज्यूम किया β2 पॉजिटिव है, ऐसे जाएगा डायग्राम, है ना? हाँ कृषा। तो सर अगर हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लेते हैं तो वो भी इसी फॉर्म का है, बिकॉज उसमें भी इंटरसेप्ट और स्लोप ऐसे ही आते काइंड ऑफ यस। हैं। ओके सर। राज बोल। सर मैं ये कह रहा था कि सर जैसे कि वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो इधर सर ये β2 जो है ये स्लोप का काम कर रहा हाँ जी हाँ जी, है। m का काम β2 कर रहा है। हाँ जय। सर इस इक्वेशन में जो राइट साइड में x है वो छोटा वाला x है ना? नहीं नहीं नहीं, सब कैपिटल है भाई, सर सारे कैपिटल है इसमें सब ग्राफ कैपिटल है, स्मॉल बनाओगे खत्म है तुम्हारे मार्क्स। ओके सर। हाँ वंशिक। सर ये β2 के साथ वाला भी कैपिटल है? हाँ हाँ हाँ, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ नहीं है, ये जो मैंने सर्कल में इक्वेशन लिखी है ना बेटा, मैंने इसका डायग्राम बना दिया ऐसे एक बात बता वंशिका, सिंपल है, अगर तेरे पास y इक्वल टू 2 + 3x हो तो उसका डायग्राम बनाएगी, कैसे बनाएगी? x को 0 डालेगी y 2 आएगा, हाँ x को 1 डालेगी y 5 आएगा, 2 डालेगी कुछ आएगा, तो ऐसा बन जाएगा। हाँ। बस सिंपल है, डायग्राम में तो बनाया है। चलिए आगे देखेंगे सारे बच्चे, 10 मिनट और क्लास चलेगी, बट प्लीज रुक के जाना। लिखेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और आपको आगे के कोई कंसेप्ट की बात नहीं सोचनी, जो आज पढ़ाया है उसको ही देखना है, रिवाइज करना है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक, स्टोकास्टिक, रैंडम, PRF। अंजलि बोल। सर स्लोप नेगेटिव हो सकती है? हाँ हाँ, इनवर्स रिलेशन होगा तो नेगेटिव हो जाएगी मान ले। ओके। ठीक, जय। सर बस 1 सेकंड के लिए पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। लेना। ठीक है सर। अब देखो बच्चों ध्यान से, इसको मैं समझाता हूँ क्या है। y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस μi। y इज इक्वल टू, अरे यार ये बच्चे पागल हो गए हैं, बाद में बात करूंगा, भाड़ा में जाओ। ठीक है बच्चों, इस μi को हम कहते हैं पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस टर्म, और yi जो होता है एक्चुअल होता है। ठीक है, समझना जा रहा है ध्यान से प्लीज, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है बच्चों। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, yi इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ yi गिवन xi प्लस μi, क्या कहते हो? यस सर। यस सर। बच्चों ये अभी डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन है ना, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब जो एक्चुअल है वो हमेशा नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। फोरकास्टेड डिमांड क्या होने वाली, नहीं, एक्चुअल डिमांड फरवरी में क्या होने वाली है तुम एग्जैक्ट बता सकते हो? नो नहीं, सर। तो वो क्या हुई? नॉन डिटर्मिनिस्टिक। स्टैट्स की भाषा में उसे स्टोकास्टिक भी कहते हैं, और वो कुछ भी हो सकती है ना, तो क्या उसे रैंडम भी बोल सकते हैं? भाई यस डिमांड से सर। रैंडम वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लीज प्लीज 2 मिनट मुझे देना, फिर आप अपने डाउट्स पूछना, और ध्यान से देखना। सत्यम 2 मिनट दे। दिस इज एक्चुअल डिमांड, this is the demand that I expect through my model, and this is a kind of error in my model, but इसमें error word यूज नहीं करते, ये वर्ड यूज करते। सुनना ध्यान से, मैंने ये अज्यूम किया जब प्राइस 110 रुपए हो जाएगा तो इस पेन की पर कस्टमर मान लो 50 बंडल की डिमांड करेंगे, ऐसा अज्यूम कर लिया मैंने। मान लो बंडल में बिकते हैं पेन, ऐसे सोचो 50 यूनिट की डिमांड करेंगे। ठीक है, मैंने ये मान लिया। आज मैंने फरवरी की डिमांड को प्रिडिक्ट कर दिया भाई, ऐसे सोचो ये बंडल में बिकते थे तो हर कस्टमर 50-50 बंडल लेके जाएगा, मैंने मान लिया। यही सोचा ना मैंने जब 110 रुपए प्राइस होगा।
जब फेब्रवरी आया तब मुझे पता लगेगा ना कि मेरा मॉडल कितना सही और कितना गलत है, यस और नो, है ना। अब आया फेब्रवरी, एक्चुअलिटी मेरे सामने आई, कुछ कस्टमर ने 51 बंडल लिए, कुछ ने 52, कुछ ने 49, कुछ ने 50, इसी प्राइस पे। सो दीज आर कॉल्ड डिफरेंस ना, काइंड ऑफ एरर इन माय मॉडल। बट इसमें एरर की जगह हम ज्यादा ये वर्ड यूज करते हैं, पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस टर्म। मतलब ये जो डिफरेंस आ रहे हैं ना, 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, -1 यूनिट का, ये वैल्यूज मेरे मॉडल को डिस्टर्ब करनी है। क्यों नाम रखा गया सोचो, इतना भारी भरकम नाम, पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस टर्म। मतलब वट एवर मॉडल आई मेड थ्रू पॉपुलेशन डेटा, on the basis of that model, whatever I expected, या whatever I expect the near future demand, वो डिमांड और एक्चुअल डिमांड में जो डिफरेंस आ रहा है वो है मेरा एरर, पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस टर्म। मतलब ये नंबर्स, अगर ये नंबर 0 होते तो क्या मेरा मॉडल डिस्टर्ब होता? नहीं ना, जो एक्चुअल था, जो एक्सपेक्ट किया वही एक्चुअल हो रहा है। एवरीवन गॉट दैट? ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ यस बच्चे सर। बोलते हैं सर डिस्टर्बेंस टर्म कैसे पता लगेगी? वो तो तभी पता लगेगी जब एक्चुअलिटी साथ, तुमने बोल दिया हम मेरे एडवांस में 7 आएंगे, 7:30 आएंगे, 7:45 आएंगे, जो भी तुमने बोल दिया तुम्हारी पेपर के बेसिस पे। बट क्या तुमने जो सोचा है, जो तुमने मॉडल बनाया है, जो इस भी तरीके से तुमने सोचा है, वो सही है या नहीं है? वो तो तब पता लगेगा जब रिजल्ट सामने आएगा 1-2 महीने बाद। फिर कंपैरिजन होगा, जैसा सोचा वैसा ही हो गया, परफेक्ट मॉडल, है ना। परफेक्ट मॉडल, वॉट एवर वी एक्सपेक्ट दैट कम्स टू एक्चुअल। क्या कहते हो, बात समझ में आई? यस सर। सर यस सर। हाँ महक बोल। सर हमने मैक्रो में जब ये पढ़ा था तो उसमें भी उन्होंने यही बोला था। तो बेसिकली जो करंट पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस टर्म है वो प्रीवियस पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस टर्म के बेसिस पे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन अगर 0 होती है तो स्टोकेस्टिक डिटर्मिनिस्टिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी जब मैं उस पे आऊंगा, एक्सपेक्टेशन वो थोड़ा, 0। वो डिपेंड करता है टाइम सीरीज डेटा पे। ओके ओके ठीक है, मैं आऊंगा, उस पे भी आऊंगा, चिंता मत कर। आ रहे दिमाग? सर तो एरर को ऐड करने का एक्चुअल रेलेवेंस क्या है? रिदिमा बड़ा सिंपल है, लाइक आज जो तूने सोचा था कि फ्यूचर में ये ऐसा होगा, हम्म। तो अब सपोज कर एक मॉडल मैंने बनाया, एक तूने बनाया, हम्म। फिर हम्म। फाइनल किसका मॉडल अप्रूव होगा? ठीक है, मान ले तेरा हो गया, बट हम्म। जब एक्चुअलिटी सामने आई तो मेरे एरर कम आए, तो माई मॉडल वॉज राइट। सो इट्स अ काइंड ऑफ कंपैरिजन, लाइक विच मॉडल इज गुड ओके ओके ऑन द बेसिस ऑफ एरर। ओके सर, गॉट इट। गॉट इट? ठीक है, आशमी बोल। सर तो जो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई गिवन एक्स आई है, इट इज व्हाट आई अज्यूम, व्हाट आई प्रिडिक्ट वाई टू बी इन द फ्यूचर ना, ऑन एन एवरेज। एब्सोल्युटली। ओके। ठीक है गाइस, जो मैंने पीआरएल का डायग्राम बनाया था ना, ये वाला, लेट अस सपोज ये 110 प्राइस था, तो ये तुमने एक्सपेक्ट किया था, बट एक्चुअल डिमांड 51 की भी हो गई, 52 की भी हो गई, इतनी कुछ 40s में भी आ गई। तो अच्छा, ये जो डिफरेंसेस हैं ये क्या है बताओ? डॉट पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस। पॉपुलेशन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों पता है क्या होता है, एक एक्सआई के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड तो एक है, बट एक्चुअल कितने, बहुत सारे हैं, है ना। एक कस्टमर एक जितनी डिमांड, यस सर। एक्चुअल बहुत सारे होते हैं। आई डिस्कस दिस थिंग लेटर ऑल्सो, बट वैसे मैंने थोड़ा सा डायग्राम पे तुम्हें दिखाया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस लास्ट 2 पॉइंट और, वैसे 1 घंटे की क्लास भी पूरी हुई नहीं अभी। हाँ मैं बोल। तो जैसे बेसिकली हम रैंडम वेरिएबल से एक्सपेक्टेशन पे जाते हैं तो उससे उल्टा कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेशन से रैंडम वेरिएबल पे आना चाह रहे हैं हम। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, तू स्टैट्स का पेपर देकर आएगा लग रहा है मुझे। हाँ सर। ज्यादा मत सोच फिर। चलो देखो गाइस, अब आप सबको पता लग गया पॉपुलेशन डेटा से कैलकुलेशन करना इज वर्थलेस, इट्स बेटर टू टेक सैंपल डेटा। सो नाउ वी मूव टू
डिटर्मिनिस्टिक SRF, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। बिफोर राइटिंग सैंपल मैं पॉपुलेशन डिटर्मिनिस्टिक लिख रहा हूं, विच वॉज दिस ना, बोलो। Yes, sir. है ना? तो y hat इज इक्वल टू β1 hat प्लस β2 hat xi। ध्यान से समझना, पॉपुलेशन डेटा को लेके जो प्रिडिक्शन होगी और सैंपल डेटा को लेके जो प्रिडिक्शन होगी सेम तो नहीं हो सकती है यार। कौन छोटा है ना। इसके घर में आ रही? आशुतोष बंद कर। इनके नाम किसने रखे मुझे नहीं पता, भी किसने रखे हैं। खुशी छोड़ दे, ठीक है। सो पॉपुलेशन से जो पैरामीटर्स निकाले गए और जैसे पॉपुलेशन डेटा से मीन आता था और सैंपल डेटा से मीन आता था, दोनों अलग अलग होते थे। तो पॉपुलेशन डेटा से अगर पैरामीटर्स निकाले गए होंगे और सैंपल डेटा से पैरामीटर निकाले जाएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। तो इसलिए मैंने क्या यूज किया, इंस्टेड ऑफ β1 β2 आई यूज β1 hat एंड β2 hat। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन से जो एक्सपेक्टेशन की गई थी, सैंपल से जो एक्सपेक्ट किया जाएगा वो भी अलग होगा। एक ने 500 का डेटा लेके इक्वेशंस बना के फॉरकास्टिंग की, एक ने 50 का डेटा लेके इक्वेशन बना के फॉरकास्टिंग की, फर्क तो आएगा ही आएगा, है ना। ओवरऑल इंडिया क्या सोच रही है कि कौन सी पार्टी आएगी और पर्टिकुलर स्टेट क्या सोच रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। सो बट बच्चे बोलते हैं सर एक्सआई में हैट क्यों नहीं है? एनीवन कैन एक्सप्लेन एक्सआई में हैट क्यों नहीं है? एक्सआई एक्सआई क्यों है? रैंडम वेरिएबल है। नो, सर वो तो इंडिपेंडेंट सर है ना। वैल्यू गिवन है ना। हाँ वो तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है, इनपुट है। इंडिपेंडेंट है, पता है फॉरकास्टिंग प्राइस तो 110 है ही है, श्योरली, है ना। तो वो तो चाहे सैंपल्स के थ्रू निकालो पॉपुलेशन डेटा के थ्रू निकालो, वो तो 110 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सारे वाई हैट को ना हम एक्सपेक्टेशन की जगह ये वाला वर्ड थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, प्रिडिक्टेड वाई है, ठीक है। प्रिडिक्टेड वाई है तो लिखेंगे सारे β1 hat इज द estimator of β1, β2 hat is the estimator of β2 and y hat is the estimator of expectation of y given xi, ठीक है। क्लियर? ओके, शैल आई प्रोसीड, बढ़े आगे। हाँ जय बोल। सर तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि हम वाई हैट से हम लोग एक्सपेक्टेड वाला निकालते हैं और फिर एक्सपेक्टेड की मदद से हम लोग एक्चुअल निकालते हैं? नहीं, 2 मिनट दे दे, क्लियर हो जाएगा तेरे को। जो तो मैं समझ गया तेरा क्वेश्चन, 2 मिनट दे दे। जैसे हमने PRL पढ़ा था, ऐसी इसमें SRL हो गया। SRL पता है ना, फुल फॉर्म बताओ भाई। सैंपल सैंपल रिग्रेशन लाइन। सैंपल बहुत ही रिग्रेशन बढ़िया, लाइन। सैंपल रिग्रेशन। बहुत ही बढ़िया गाइस। यहाँ पे β1 हैट आएगा, SRL, ठीक है। किसका डायग्राम हो गया? एक तरह से इसका हो गया ना डायग्राम ये। कॉलेज में शुरू हुआ है किसी का इकोट्रिक्स? यस सर, हाँ मैंने हमारे में हो सर गया। यस सर। कुछ यस कुछ सर। कनेक्ट हो रहा है, कुछ कुछ कनेक्ट हो पता रहा नहीं है। कुछ एक्सेल में करवा रहे थे। हाँ बोल रहे थे कि मंडे को डेली प्रैक्टिकल होगा, पता नहीं क्या RR पढ़ा रहे थे कोड में। अबे क्या बोलूं मैं यार, जब तक ये नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे R पे आ जाएंगे? पता नहीं R वगैरह पढ़ाने पहली लग गए, क्लास कोड में ही वो बोलने पहुंच लग गए गए। थे ऐसे तो। हाँ और समझ में ही नहीं आ रहा था, इतना टफ लग रहा था। अब तो फिर भी
सर हमारी टीचर तो स्टैट्स पढ़ा रही है अभी, हाँ नहीं, फिर ठीक तो कर रही बात है। करेगी। मतलब उन लोगों को पता लग गई तुम सबके असलियत, तो वो स्टैट्स पढ़ा रही है, वो ठीक कर रही है। तो ठीक, सर योर टीचर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई डोंट नो अबाउट द अदर टीचर। वेरी गुड। स्टैट्स रिवाइज करानी चाहिए, पर मैं तो वीडियोस दे दूंगा तो तुम रिवाइज कर लेना। हाँ पिया भी। सर एक बार पिछली पेज दिखा। अले ठीक है, पेपर अच्छे से पढ़ने पढ़ने में आया ना तो 10 में से 10 नंबर वाला पेपर है ये, पूरे। ठीक है, एंड लाइव पढ़ेंगे इसको काफी, मतलब 80 to 90% सिलेबस उसका लाइव ही रहेगा। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट बस कंसेप्ट है नॉन डिटर्मिनिस्टिक SRF। नॉन डिटर्मिनिस्टिक SRF देखेंगे सारे। अच्छा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक PRF क्या था? वाया इक्वल टू β1 जमा में β2 जमा में म्यू आई। जमा समझते हो ना, प्लस। नॉन डिटर्मिनिस्टिक SRF क्या था, क्या है? वाया इज इक्वल टू β1 हैट प्लस β2 हैट xi प्लस म्यू आई हैट। जब मैंने पहली बार ये पेपर पढ़ा, मैंने पेपर खुद पढ़ा, ठीक है, बिकॉज काफ़ी बच्चे जानते हैं मेरी हिस्ट्री, मैं इको ऑनर्स नहीं हूँ, है ना भाई, जानते हो ना? ठीक है, यस सर। सो मैंने ये पेपर पढ़ा तो मैंने कहा यार ये दोनों वाया सेम क्यों है? सैंपल पॉपुलेशन में तो अलग अलग होना चाहिए, क्या कहते हो? यस सर। यस सर। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ सोचा जाए, तो सोच के मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा। ध्यान से देखना। पहली बात तो क्या मैं इसको वाया हैट, इसको ना EI बोलते हैं, एरर। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे सारे। मैंने पॉपुलेशन डेटा को लेके मॉडल बनाया, रिधिमा ने सैंपल डेटा को लेके मॉडल बनाया। ध्यान से देखना बच्चों, हम दोनों का एम ये है, सुनना प्लीज, कि 110 रुपए के प्राइस पे जो फेब्रवरी में होने वाला है। यार कुछ बच्चे इस वीडियो को मार्च में देख रहे हो, तो मैं सोचना मैं अगले, मैं आज जनवरी में पढ़ा रहा हूँ वीडियो वाली, ठीक है, तो फेब्रवरी की बात कर रहा हूँ। सो 110 रुपए के प्राइस पे रिधिमा की प्रिडिक्शन हुई, एक्सपेक्टेड हुई 50 यूनिट की। मेरी 110 रुपए के प्राइस पे प्रिडिक्शन हुई 48 की। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? अब मेरा मॉडल अच्छा है, रिधिमा का मॉडल अच्छा है, वो कब पता लगेगा? फेब्रवरी में जब एक्चुअलिटी सामने आएगी। तो हमने 5 बच्चे उठा लिए फेब्रवरी में जो इसकी डिमांड करने वाले, पियावी, वंशिका, खुशी, प्राची। तो इन सब की जो डिमांड हुई, इन सब ने जो डिमांड करी फेब्रवरी में, 51, 52, 49, 47 और 50, दिस इज एक्चुअल। जब रिधिमा और मुझे अपने मॉडल को कंपेयर करना हो, तो क्या कंपेयर करने के लिए मैं किसी और एक्चुअल से कंपेयर करूं और रिधिमा किसी और एक्चुअल से? डज इट मेक सेंस? नो सर। सो वी नीड टू कंपेयर आवर मॉडल विद द सेम एक्चुअल वैल्यूज। जो मैंने 5 बच्चे उठाए, मैं अलग माइनस करूंगा, एरर आएगा। रिधिमा अलग माइनस करेगी, एरर आएगा। क्या मेरे और रिधिमा के एरर सारे एक जैसे आएंगे? नो सर। नहीं, नो सर। इसलिए नो सर। इसलिए हम दोनों की एरर की जो नोटेशन है वो अलग अलग है। अगर रिधिमा के एरर की नोटेशन म्यू आई है तो मेरे एरर की नोटेशन है EI। तो क्या माइनस करोगे? एक्चुअल में से प्रिडिक्टेड, एक्चुअल में से एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअल फॉर बोथ ऑफ देम इज सेम। So we need to compare all these 5 actual with our expected. So that is why in non-deterministic PRF or non-deterministic SRF, yi is yi। आई बात समझ में? यस सर सर। ये एक्चुअल सेम ही रहेगा। हाँ हाँ, एक्चुअल, मैं सपोज करना, जब
अब आज हम कंपेयर, दोनों ने कुछ ना कुछ अलग अलग मॉडल बनाया, अब हमें कंपेयर करने की बारी आई, तो एक्चुअलिटी में जो मैं वैल्यू उठाऊंगा या जो रिधिमा उठाएगी, हम सेम ही तो कंपेयर करेंगे ना। अब मान लो इसके 5 ही कस्टमर थे लेने वाले, से सोच ले, तो उन 5 ने क्या क्या लिया, फिर कंपेयर करना शुरू करेंगे। यस सर। बात सर समझ? हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइक हमने एक्चुअल वैल्यू जैसे वाई आई की ही कंपेयर करनी है, बस मेथड्स दोनों अलग अलग हैं, बस यही डिफरेंस है मेथड दोनों अलग मेजरली। अलग, एक पॉपुलेशन डेटा को लेके रिग्रेशन इक्वेशन बना रहे हैं और एक सैंपल को लेके बना रहे हैं, बट वेरी। कंपैरिजन तो हम एक्चुअल वाले से ही करेंगे ना, तो इसीलिए वाई आई सेम हाँ रहेगा। हाँ, और आगे जितनी भी फोरकास्टिंग होगी वो पॉपुलेशन से होती भी नहीं है, बिकॉज खुद सैंपल वाले से होती है। सैंपल से ही होती है। बट मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वाई आई इन बोथ नॉन डिटर्मिनिस्टिक इज सेम। एक बच्चे ने तो रीडिंग में उस वाई को चेंज ही कर दिया था, कह रहा नहीं सर ये गलत है। मैंने कहा भाई पागल है तू, क्या ही बोलूंगी। ठीक है ना बच्चों, और सर ये माइनस करने के बाद हमारा एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा। ओके। तो यहां पे एरर को एरर ही बोलते हैं, डिस्टर्बेंस टर्म नहीं बोलते। डिस्टर्बेंस टर्म हम पॉपुलेशन में यूज करते हैं। सो मैं ओवरऑल कंक्लूजन देना चाहता हूं आज। पहले जय कुछ कहना चाह रहा है, बोल। सर तो इसका मतलब ये है कि जो वाई हैट है वो हमारा एस्टिमेटेड एक्चुअल वाई का भी है और एक्सपेक्टेड वाई का भी है, काइंड क्योंकि ऑफ आपने जैसे। बोल सकता है जय, शाबाश, बोल सकता है, ओके सर। शाबाश, बोल सकता है। इसमें किसी को कुछ पूछना सर है? अभी भी एक डाउट मेरे को एरर वाले टर्म्स में अभी भी है। हाँ बोलना प्राची। म्यू आई और ई आई मतलब क्यों अलग अलग है, मेरे को थोड़ा सा उसमें समझ नहीं आया। सपोज कर अब मान ले प्राची तेरी ये डिमांड है 51, मी एंड रिदिमा बोथ वांट्स टू चेक दैट इस एक्चुअल से कंपेयर करने जा रहे हैं हम दोनों, तो एरर किसका आ रहा है? मेरा एरर आ रहा है 3 का, रिदिमा का आ रहा है 1 का। क्या हम दोनों के एरर सेम है? नहीं। अच्छा तो समझ फिर गई कोटेशन तो अलग अलग समझ ही गई। होगा ना बेटा। हाँ जी हाँ जी। सर एक क्वेश्चन, इसमें डिस्टरबेंस टर्म क्यों नहीं बोलते, एरर क्यों कहते हैं हम? यार ये नाम है और कुछ नहीं है। तू बना दियो सैम्पल डिस्टर्बेंस टर्म, जो तू पीएचडी वीएचडी करी हो, कुछ इन्वेंशन लेकर आई हो। गुड, दैट्स अ नेम गिवन बाय द ऑथर्स, दैट्स ऑल आई कैन से। है ना बच्चों? मैथ्स को मैथ्स क्यों कहते हैं, तो मेरे पास सर टाइम। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि सर सर सैंपल कर रहे हैं हम, तो सैंपल से जो भी अगर डिफरेंस आता है उसे एरर कहेंगे, लेकिन जो पॉपुलेशन वाला डिफरेंस है वो तो फाइनल है, तो उसको डायरेक्ट डिस्टर्बेंस ही बोल देते होंगे। ऐसे भी बोल सकती हैं, बिल्कुल बोल सकती हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो अगर पूछे इंटरव्यूअर तुम लोगों से, क्योंकि एरर कैन बी वेरी, सैंपल टू सैंपल चीजें वेरी करती है ना। ठीक है, आशवी बोल। सर डिटर्मिनिस्टिक में कोई एरर टर्म क्यों नहीं होता, उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि वो तो तू प्रिडिक्ट ही कर रही है ना, तो वो तो तू बता ही देगी क्या होगी। कुछ सी ना किसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो तू बोलेगी वो ये है। आशवी क्लियर है? नहीं सर। बड़ा सिंपल है। मैं तेरे से पूछूं तेरे एडवांस में कितने मार्क्स आएंगे, कुछ एक गैस दे दे, कुछ गैस दे पाएगी? हम्म। हम्म। डिटर्मिनिस्टिक हो गया वो। सर बट जब एक्चुअल आएगा तो अलग होगा ना। हाँ, तो एक्चुअल तो मैंने कभी बोला ही नहीं डिटर्मिनिस्टिक है, वो तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है अच्छा अच्छा ओके। ना? ठीक है। सो मैं एक ओवरऑल समरी अगर आप लोगों को दूं, सो इकोनोमेट्रिक्स में इकोनॉमिक थ्योरी को क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करना है। अब आपको थोड़ा सा एकदम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगा। थ्योरी लिखी, इक्वेशन बनाई, डेटा कलेक्ट करके इक्वेशन के पैरामीटर फुलफिल यहाँ किए। से एनएसपी से प्लीज बंद। थ्योरी लिखी, इक्वेशन बनाई, डेटा कलेक्ट करके पैरामीटर निकाले, फिर एक्सपुट करके प्रिडिक्शन करनी है। ये चल रहा है बेसिकली अभी तक तो। अब प्रिडिक्शन कैसे होगी, पैरामीटर कैसे निकलेंगे, क्या पूरा फंडा अप्लाई होगा, वो क्लास होगी परसों। बट मैं ऑफलाइन में एक ही क्लास में सब करा चुका था, सिर्फ 2 घंटे में। तो मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ ऑफलाइन। ठीक है ना? सो गाइज आज इतना ही पढ़ेंगे। जो नए स्टूडेंट है आप सबके पास मेरा नंबर होगा क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं। और किसी ने कुछ बात करनी है तो मैं रुकाऊँ 5 मिनट, हैंड रेस करके बात कर सकता। थैंक यू सो, आई होप आपको आज की क्लास से मजा आया हो।